हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथ सैम्पल पेपर कर रहे हैं क्लास 12। ठीक है, 7 तक हमने कर लिया था। 8th क्वेश्चन अब हमें करना है। 8th क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स। तो ये जनरल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि ये जो है इक्वेशन किस फॉर्म की है। ठीक है, जहाँ पे वाई अपॉन एक्स आता है, यह हर टर्म की पावर बराबर हो, जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई, पहले भी क्यूब था 3 था, ये भी x² वाई, दोनों मिला के 3 होता है। तो ये ऐसी इक्वेशंस होमोजीनियस इक्वेशन होती हैं। ठीक है ना। तो हम जब भी होमोजीनियस इक्वेशन हो तो आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं, वो याद होगा, y इक्वल टू वी एक्स। पहले सबसे पहला काम हमारा होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये होता है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए x से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, y अपॉन एक्स माइनस साइन y अपॉन एक्स। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन जहाँ y अपॉन एक्स आ रहा हो वो होमोजीनियस इक्वेशन होती है। ये भी एक पहचान है, और मैंने आपको बताया डिग्री वाली भी पहचान है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हाँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिग्री सेम होना चाहिए। अच्छा, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये भी याद होगा आपको कि हम क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। ये हमारी सब्स्टिट्यूशन होती है, y इज इक्वल टू वी एक्स। और फिर इसे हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। इधर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव x कितना आएगा 1 प्लस एक्स एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव फर्स्ट, क्योंकि v है और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो इसे डी वी अपॉन डी एक्स लिखें। करेंगे क्या, हम डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम रख देंगे v प्लस एक्स डी वाई बाई एक्स, और y की जगह वी एक्स लिख देंगे। सो वी हैव डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिखा हमने v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू वाई की जगह लिखना है हमें वी एक्स अपॉन एक्स साइन, वाई की जगह लिखना है वी एक्स अपॉन एक्स। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस साइन v। ठीक है, ये फिर v से v कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया देयरफॉर x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन v। ये सब्स्टिट्यूशन करने से y इज इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूशन करने से ये जो है हमारे पास फॉर्म आ जाए, हमेशा फॉर्म आएगी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जो सबसे पहले आपने पढ़ी है। x v अलग हो जाएगा, x अलग हो जाएगा। तो उसमें आप देख लीजिए, ये हो गया, ये डी एक्स में इधर ले गया, दिस डी एक्स अपॉन एक्स ये इधर ले गया, और इधर क्या आ गया, इधर आ गया डी वी अपॉन माइनस साइन वी। ठीक है, अब इसे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो जाती है, जैसे यहाँ हो गए। इंटीग्रेट आप जब करेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस साइन वी को ऊपर ले जाते हैं, साइन वी ऊपर आ गया डी वी, यहाँ से हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, क्या होता है, अच्छा ये होता है लॉग कॉसेक वी माइनस कॉट वी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए।
माइनस लॉग कॉसेक वी कॉट वी। अच्छा, इसको याद करने से आपका ये है, इसको याद करने से आपको ये रहेगा कि सॉरी, इसमें जो है, अब आप ऐसा कीजिए, कांस्टेंट जो है, के कांस्टेंट है, तो लॉग के भी जो है कांस्टेंट होगा। ठीक है, लॉग के भी कांस्टेंट होगा। और ये पॉजिटिव है, अगर आप चाहें तो इसे पॉजिटिव लिख लीजिए, ऐसे कर कर ये जो है पॉजिटिव आ जाएगा। या मतलब मैंने ऐसे लिख दिया, आप चाहें तो इसे मतलब के लिख के ऐसे कर रखें। अब इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया log x प्लस log cosec v माइनस cot v इज इक्वल टू log k। सही है। इसे जो है log m प्लस log n से क्या हो जाता है, log mn। तो ये आ गया log x cosec v माइनस cot v इज इक्वल टू log k। ठीक है, दोनों तरफ से log कैंसिल हो जाएगा, सही है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास, थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा सर, log दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, x cosec v माइनस cot v ऐसे लिख लीजिए अभी। ठीक है, अब देखिए x cosec v cot v, इसका मॉडुलस इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं, हम कहाँ यहीं लिखूँ, अगले पेज पे लिख लेता हूँ। ओहो, ये भी नहीं होगा। उम्मीद ये थी कि ये क्वेश्चन यहाँ एक पेज पे हो जाएगा, नहीं हो पा रहा। अच्छा, एक्स cosec v cot v। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, इसमें यहाँ पर मैं आपको ये लिख, अब इसको मुझे मॉड हटाना है, तो चलिए हटा दे, कहाँ हटाऊँ, यहाँ पर हाँ, एक्स cosec v माइनस cot v इज इक्वल टू, ये इसके बराबर है, तो इसे आप प्लस माइनस के लिख लीजिए। सही है। अब देखिए एक चीज़ है, अच्छी एक चीज़ ये है कि इसे हम सी भी चेंज करने आ रहे हैं। सी तो कोई भी वैल्यू ले सकता है। अगर मान लीजिए 4 है, तो अगर यहाँ माइनस के लिखा हुआ है, तो सी 4 लेगा तो -4 आ जाएगा, और +4 लेगा तो एक से +4 आ जाएगा, एक दफ़ा -4 आ जाएगा। तो मैं इसको और इसे भी चेंज कर लेता हूँ, ये छोड़ो, इसे नहीं चेंज करते। एक्स cot v माइनस cot v इज इक्वल टू सी, वे सी इज इक्वल टू प्लस माइनस के लिख दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा। मैं एक मिनट इनका आंसर देखता हूँ क्या आ रहा है। इनका आ रहा है अच्छा cosec v माइनस cot v, एक्स इन्होंने एक्स बाद में लिख सका, इज इक्वल टू सी विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ये आ रहा है आंसर। और एक्स इज इक्वल टू cosec, तो y इज इक्वल टू कितना था, वी एक्स था, y इज इक्वल टू हमने लिखा था वी एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v कितना आ जाएगा, y अपॉन एक्स, cosec y अपॉन एक्स माइनस cot इसे cot y अपॉन एक्स
इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया इसका। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो है इन्होंने एक इंटरनल चॉइस भी रखी है, वो भी देख लेते हैं। पर्टिकुलर, जिसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मालूम करना है आपको। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन लिखी नहीं, गिवन दैट वाई इज इक्वल टू दिस। इक्वेशन में ये अलग, वैसे इनकी लैंग्वेज अलग होगी। मैं अभी आखिर फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन गिवन दैट, ये इक्वेशन ये है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वो मैं लिखना रह गया, dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 2/1 प्लस साइन एक्स। ये आपको इक्वेशन उन्होंने दे रखी है, इसका आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है। अब आप ये देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई प्लस क्यू होता है ना, तो ये भी एक्स का, और ये दोनों पी और क्यू दोनों एक्स के फंक्शन, ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है। पी यहाँ कॉट एक्स है और क्यू जो है ये है, क्या कहते हैं इसे, 2/1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो हम पहले इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर लेंगे, ये लिख दूँ पहले सॉल्यूशन। द गिवन इक्वेशन इज linear differential equation. बिकॉज फालतू है, उनके लिए लिख रहा हूँ जिन्हें याद नहीं है। डी वाई बाई डी इस फॉर्म में होना चाहिए, ये पी वाई पी यानी वाई, पी इज फंक्शन ऑफ एक्स और वाई साथ में पी वाई प्लस इज इक्वल टू क्यू। पी वाई तो यहाँ पर आता है, सिर्फ यहीं पर आता है, और ये डिवाइड बाई डी एक्स के साथ होता है, और ये दोनों कांस्टेंट फंक्शन होते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेज़ टू पावर पी डी एक्स, यही होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई रेज़ टू पावर पी डी एक्स। तो दिस इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर पी कितना है, कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई कॉट एक्स का इंटीग्रल अगर आपको याद हो तो होता है लॉग, ये होता है कॉस एक्स अपन साइन एक्स, तो है ना, तो साइन एक्स लॉग साइन एक्स होगी। ये आ गया आपके पास, और ये दोनों कैंसिल होने के बाद आपको मालूम है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इन्वर्स फंक्शन होते हैं। तो ये जो है साइन एक्स है, ये और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं ना। तो ये हमारा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। द जनरल सॉल्यूशन इज क्या होता है, वाई रेज़ टू पावर, रेज़ टू पावर वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज साइन एक्स, यही होता है ना, वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इससे दोनों साइड को हमने मल्टीप्लाई किया करना पड़ता है। तो इसे करेंगे तो ये आएगा 2 साइन एक्स, क्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उससे इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इधर देखते हैं पूरा का पूरा जो है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेरिवेटिव आता है। ठीक है ना, मैं तो इसी वर्किंग रूल से कर रहा हूँ। जब आप इसे साइन एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे देखेंगे y इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, और इधर ये साइन एक्स के साथ ये आ गया, इंटीग्रल अपनी जगह मौजूद है। इधर जो डेरिवेटिव आया था इंटीग्रेट करने से ये आ जाता है, लेकिन जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, जब मतलब इसे ये सब कुछ नहीं दिखाते, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग इंटू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आ गया। अब इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहले तो 2 बाहर निकाल लीजिए। अच्छा देखिए, जब भी जैसे लॉग वाले क्वेश्चन में भी था, शायद पहला क्वेश्चन था कि ऊपर लॉग एक्स था, यहाँ पर साइन एक्स है, तो इसमें भी ऐसा कीजिए 1 प्लस साइन एक्स, इससे ना छोटी टर्म्स हो जाती हैं, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1, 1 मैंने ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसलिए कि नीचे 1 प्लस साइन एक्स है, ये इसे डिवाइड कर देगा या कैंसिल कर देगा, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसी तरह से आ गया। ये देखिए 1 प्लस साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स 1 आ गया, और यहाँ से माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ये पूरा डी एक्स। ठीक है, ये हमने क्या किया, इनको 2 अलग हिस्सों में बांट दिया है हमने। इज इक्वल टू 2, चाहो तो इसे x1 को इंटीग्रेट कर लो, ये 2x आ गया, माइनस ये 2 इसके साथ रहेगा, इसे अलग करके लिख ही लेता हूँ मैं, 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए, इसमें हम चाहेंगे कि 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला लगाएं, वो बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो उसके लिए इसे आपको साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा। वो कैसे बदलते हैं, इज इक्वल टू ये 2x तो इसी तरह से आ गया, ये -2 भी ऐसे आ गया, ये dx अपॉन 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, वो ये आ गया। ठीक है, ये हमने इसलिए किया है कि कॉस का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर बन जाएगा और वो सेक स्क्वायर में चेंज होगा, उसका टेंजेंट एक्स डेरिवेटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x माइनस 2 dx अपॉन, तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर x/2, यानी इसको हाफ करना पड़ेगा, हाफ करेंगे तो π/2 तो π/4 हो जाएगा, और ये माइनस x/2 हो जाएगा। ठीक है ना, फार्मूला याद है ना, 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x/2, यानी एंगल को हाफ करना होता है आपको। एंगल को हाफ किया तो हमने ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। ठीक है, अब जो है मैं इसे सेक में बदलूंगा, उसी से फार्मूला लगा सकता हूँ, तो 2x माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2 dx। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, 2x तो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स, देखिए सेक स्क्वायर का होता है टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो इसको तो मैं पहले तो टेंजेंट लिख देता हूँ, टेंजेंट स्क्वायर नहीं, टेंजेंट π/4 माइनस x/2। अब मुझे क्या करना है, इसका x/2 का माइनस x/2 के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करना है तो ये -1/2 आएगा, उससे डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 2x + 2 टेंजेंट π/4 माइनस x/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आपको कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है कि जब x, अच्छा ये तो सब हो गया ना, हाँ ये मैं ऐसा करूँ, इसे लिख लूँ, यहाँ आएगा तो है नहीं, इसलिए दूसरे पेज पे लिख ही लेते हैं। ये भी मैंने बोला था, ये क्वेश्चन किया है, ये आ गया हमारे पास y sin x इज इक्वल टू, नाउ ये आया हमारे पास y sin x इज इक्वल टू 2x + 2 tan π/4 माइनस x/2 प्लस c। ठीक है, ये आ गया हमारे पास।
वाई साइन एक्स, टू एक्स और टू कॉमन भी ले सकते हैं इसमें, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो इज इक्वल टू, अब आप जो है इसके अंदर ये कंडीशन लगाएं, y इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू पाई बाई 4। तो अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ व्हेन y इज 0, बल्कि यूँ लिखिए व्हेन x इज पाई बाई 4 y इज 0। तो जब मैंने y 0 रखा तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। x पाई बाई 4 लिखना है, 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस 2 इंटू ये आ जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स की जगह क्या लिखना है, पाई बाई 4, तो ये हो गया पाई बाई 8, ठीक है ना, क्योंकि 2 भी यहाँ पे, पाई बाई 8 प्लस सी, ठीक है। ये आ गया 2, देख लें दोबारा, ये 0 हो गया, 2 पाई बाई 4 प्लस 2 टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस दिस, ये सही है। तो इस तरह से 0 इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस, ये तो कुछ नहीं हो रहा, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस पाई, अच्छा इसे सॉल्व कर लेना चाहिए हमें, अब यहीं एलसीएम ले लेता हूँ, ये 8 आ गया तो ये 2 पाई हुआ, ये माइनस पाई प्लस सी, तो सी की वैल्यू हमने निकाली, सी इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 10, ये कितना होगा, पाई, ये हो जाएगा पाई बाई 8, पाई बाई 8। तो ये वैल्यू हमारी आ गई है, और ये इसमें लिख देंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, अब यहाँ पर ये लिखा है y इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे ही आ जाएगा। चाहें तो आप इसको इधर ले जाइए, कॉसेक एक्स हो जाएगा, क्योंकि आमतौर से सॉल्यूशन वगैरह ऐसे ही करके लिखे जाते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स इधर साइड में आया तो कॉसेक एक्स हो गया, कॉसेक एक्स ब्रैकेट 2x प्लस 2 tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। और प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है, ये है माइनस पाई बाई 2 और माइनस 10 पाई बाई 8, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है सॉल्यूशन आ जाता है। y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स 2x प्लस 2, ये दिस थिंग आ गया, माइनस पाई बाई 2, ठीक है। और ये सब कुछ आपका आ जाता है, ये सॉल्यूशन होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ, चलिए ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 8। अब हमें करना है 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको दे रखा है इन्होंने, ये देखो तो 8 9 जो है यह है वेक्टर का क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि वेक्टर ए इज़ नॉट ज़ीरो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट दोनों ए डॉट बी और ए डॉट सी बराबर, और दूसरी तरफ ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी भी बराबर है। देन शो डैट वेक्टर बी और सी इक्वल है, ठीक है ना। यानी कि खाली इससे हम बी और सी इक्वल नहीं ले सकते, या इससे इक्वल बी और सी इक्वल नहीं ले सकते। हाँ, ये दोनों कंडीशन होल्ड करेंगे तब ए से कैंसिल होगा। तो अब इसको किस तरह सॉल्व करें, कुछ सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि इसको जो दिया हुआ है इन्होंने ए डॉट बी, इससे देखें क्या रिजल्ट निकलता है। इसे हम लिख सकते हैं, इस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। नो, इट इज नॉट ए वेक्टर, क्योंकि ये भी स्केलर होता है, ये भी स्केलर होता है, तो ये स्केलर ही आएगा।
तो यहाँ से हमने ए कॉमन ले लिया, ये डॉट आ गया, ये बी माइनस सी आ गया। ये डॉट प्रोडक्ट है तो जीरो वेक्टर आएगा, सॉरी जीरो नंबर आएगा। सही है। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है, कुछ याद है आपको? या तो वेक्टर ये जीरो होना चाहिए, अगर ए डॉट बी जीरो है तो या तो वेक्टर ए जीरो हो या वेक्टर बी जीरो हो या ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर हो, क्योंकि वहाँ पे आता है डॉट प्रोडक्ट पर कॉस 90 कॉस थीटा आता है, तो कॉस 90 जीरो हो जाता है। तो यानी या तो ए जीरो हो, ज़ीरो होगा, ये बी माइनस सी ज़ीरो होगा, या ए वेक्टर जो है बी माइनस सी पर परपेंडिकुलर होगा। तो हम ये लिखते हैं, अच्छा ए ज़ीरो है नहीं, ये हमें मालूम है, ए ज़ीरो नहीं लिखा हुआ, ए इज़ नॉट ज़ीरो। तो दिस इम्प्लाइज दैट जब ए ज़ीरो नहीं है तो या तो बी माइनस सी ज़ीरो होगा। ठीक है। और दूसरा केस ये हो सकता है ए इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस सी, कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हों, तब भी ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ए ज़ीरो है नहीं। यहाँ से हमारे पास आ गया, क्या आया, कहाँ गया ये, सॉरी बी माइनस सी है। यहाँ से आ गया हमारे पास बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक है, और ये साथ में ही आ गया ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी। ये दो कंडीशन हमें मिल गई हैं। अब हम आते हैं अगेन, ये है आपके पास, कहाँ गए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी। ठीक है, जैसे वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को ऐसे ले आए थे, ऐसे इसको भी इधर ले आते हो, और यहाँ से भी हमने ए कॉमन ले लिया, वेक्टर ए कॉमन ले लिया, और ये आ गया बी माइनस सी, जैसे वहाँ ऊपर आया था बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ये ज़ीरो के वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ज़ीरो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होता है। रिजल्ट वही होगा, या तो ए ज़ीरो है या बी माइनस सी ज़ीरो है, अगर या तो ए ज़ीरो है या बी माइनस सी ज़ीरो है, या ए बी माइनस सी के पैरेलल है। ए ज़ीरो है नहीं, तो हमारे पास रिजल्ट आया या तो बी माइनस सी ज़ीरो है, और या ए वेक्टर जो है इट इज़ परपेंडिकुलर, ओ सॉरी, ये आपको याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ज़ीरो जब ही होता है जब ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे। सही है। यहाँ से हमारे पास, मैं इसे साफ साफ लिख दूँ, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी माइनस सी वेक्टर। ये दो कंडीशन होना चाहिए। यहाँ से फिर हमारे पास ये आ गया बी इज इक्वल टू सी, वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, और ए इज पैरेलल टू बी माइनस सी। ये इनके पैरेलल आ गए। अब देखो पहले तो ये था, पहले में हम देख रहे हैं बी इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी, दोनों वेक्टर बराबर आ रहे हैं यहाँ पर भी यहाँ पर, लेकिन ये ए जो है बी माइनस सी पे परपेंडिकुलर भी है, और यहाँ जो है ए वेक्टर, ये ए वेक्टर जो है बी माइनस सी के परपेंडिकुलर है, यहाँ वेक्टर जो है पैरेलल है। देखिए वेक्टर आखिर में एक लाइन ही होती है, लाइन सेगमेंट्स होते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है एक लाइन सेगमेंट दो, एक लाइन पैरेलल भी हो किसी के, और ठीक है ये पॉसिबल नहीं है। ये अगर एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है तो उसके पैरेलल नहीं हो सकती। Therefore, vector B is equal to vector C, because A cannot be perpendicular as well as parallel टू बी माइनस सी। ऐसा नहीं हो सकता ये जो है बी माइनस सी के परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो जाए। ठीक है, तो
सही है ना, ये दोनों बराबर तो हैं तो हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया पैरेलल, तो एक ही लाइन दोगे कैसे पैरेलल और परपेंडिकुलर होगी? इट इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल। अब आते हैं फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमारा सैम्पल पेपर ये था हम अच्छा, फाइंड द शॉर्ट, ये है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस, आर इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के प्लस एस। ये लैम्डा की जगह है, जैसे वो इक्वेशन याद होगी ना, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा भी, लाइन की इक्वेशन आपने इस तरह से पढ़ी होगी ना, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा भी। जबकि ए जो है पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट का, और बी जो है डायरेक्शन रेशियो दे रहा है आपको, इसके पहले वेक्टर है ना, तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो आ जाएगी। तो ये लाइन है और दूसरी लाइन ये लाइन है, हमें इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इसमें आपको ये इन्होंने आसानी कर रखी है कि अगर आप देखें तो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, ठीक है नहीं, देख लो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4i प्लस 2j प्लस 2k, ये वाला वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। एज मैं लिख देता हूँ क्यों पैरेलल है, एज 4i प्लस 2j प्लस 2k इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस k, ठीक है। देयरफॉर these vectors are कैसे हैं, आर पैरेलल। तो हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होता है। वो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। A2 माइनस A1 ऐसे लिख लीजिए, जैसे ब्रैकेट के अंदर B, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो वो एक ही लाइन के पैरेलल होंगी जो B से दी हुई होगी, है ना। ये होगा ना, जैसे यहाँ पर आर इक्वल लैम्डा बी, दूसरी भी है कुछ C प्लस लैम्डा डी, तो ये जो है ये दोनों B और D नहीं होंगे बल्कि एक ही चीज़ होगी, ये अलग हो सकता है अपॉन, या तो इसमें लिख सकते हैं आप, और चाहें तो उसे अलग भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर B, ठीक है। तो आपको अगर दो लाइंस दे रखी हैं, इसके अंदर जैसे ये R1 है, ये A1 है और ये B है, ठीक है, ये A2 है और ये B है, ये 2B है, मतलब पैरेलल 2 कॉमन ले सकते हैं, वो 2T में आ जाएगा। तो हम लिखते हैं देयरफॉर द डिस्टेंस, पहले मैं A2 माइनस A1 निकाल लूँ, A2 माइनस A1, A2 ये है 4i, सॉरी ये होता है A2 A1 A2, ये तो डायरेक्शन रेशियो द्वारा देते हैं जिसके पहले लाइन होती है। तो ये आ गया i प्लस जे प्लस 2k माइनस i प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू, माइनस कीजिए, आई से आई कैंसिल हो गया, जैसे जे कैंसिल हो गया, 2k प्लस के 3k आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया A2 माइनस A1 आ गया 3k। अब हमें मालूम नहीं कहाँ रखा फार्मूला मैंने, हाँ ये है, ये अब आपको इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, B भी लिख दूँ मैं आपको ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। B जो है आप लिख सकते हैं 2i प्लस जे प्लस के, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं कि 2i प्लस जे प्लस के। तो अब निकालें हम ये A2 माइनस A1, ये क्रॉस B
इज इक्वल टू, ऐसे ही निकालते हैं, याद है आपको नहीं? पहले आई जे के लिख लेते हैं, फिर पहला वेक्टर लिख लेते हैं, वो क्या है, 3 के है, यानी आई भी 0 है, जे भी 0 है, के 3 है। फिर दूसरा वेक्टर क्या है, ये बी वाला, ये है 2 1 और 1, ये वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो आपके पास आ जाएगा A2 माइनस A1 क्रॉस बी। मैं इसे एक्सपेंड करना शुरू करता हूँ आई के हिसाब से, तो 0 हो गया, ये -3 आ जाएगा, बेकारी ब्रैकेट बनाया, 3 -3 आई, चलिए अब तो लिख ही दिया। अब माइनस जे लिखते हैं, वो बाद में लिख देंगे जी। ये लिया, ये छोड़ दिया, तो ये आ गया 0, ये तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा फिर -6, और यहाँ चलो खैर यहाँ लिख देता हूँ मैं, 6J आ गया ये। अब आ जाइए के पर, ये 0 हो गया, 0 हो गया, तो 0 आ गया, जिसे आप लिख सकते हैं -3i + 6J। ठीक है, अब जो है आपको मालूम करना है, ये निकाल लिया ऊपर का, ये निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी वेक्टर क्या है, ये है, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4 + 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, ये आएगा ना, याद होगा आपको, 6, ये आ जाता है। अब निकाल लीजिए शॉर्ट डिस्टेंस, अब तो कुछ नहीं रहा यहाँ पे फॉर्मूले का, हैंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज, तो इस सब की वैल्यू आई थी, कहाँ आई थी इस सब की वैल्यू, निकाला नहीं हमने इस सब की वैल्यू। अच्छा, ये निकालना पड़ेगा भाई, ये अब मैं फ़िलहाल ऐसे जब ये कर लिया तो ये लिख ही देता हूँ, आप ये वैल्यू निकालने के लिए -3i + 6J, अगली नेक्स्ट लाइन में लिख लूँगा, अपॉन ये वैल्यू मैंने निकाल ली है, तो ये वैल्यू ऐसी लिख देता हूँ 6, तो ये आ गया 9 + 36, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए मैं मॉड वोट का निशान नहीं बना रहा, √6, अच्छा ये रूट भी तो आता है, इज इक्वल टू, देखिए शायद ये ना देखो आपने, बी आ गया, बी का मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है, A² + B² + C² से ये आ जाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कहाँ लिखा, मैंने कहीं लिखा था, ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको इस तरह से निकालना है, तो ये आ गया -3i + ऊपर और नीचे ही आ गया। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लें, ये आ गया √45 अपॉन √6, अब ये 3 × 3 × 5 यानी कि 3√5 अपॉन √6 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसमें मेरे ख्याल से और चॉइस नहीं है, सिर्फ इतना ही है क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब शुरू हो रहा है सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में भी वैसे तो 4 क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें इंटरनल चॉइस के तो 5 क्वेश्चन हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, कल या परसों। ठीक है।